बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे रौरमन से आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि देखो एखन कोरोना खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जाए से ले रौरमन से आरजू करत ही, विनती करत ही कि आपन छौवन के ख्याल रखो, मास्क जरूर पहनू, सैनिटाइजर से साबुन से हाथ के धोवो और 2 गज की जो दूरी है इके जरूर बना के रखो। इके रौरमन खास करके ध्यान रखब। तो किसान भाई बहन मन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए नाबार्ड चलाती है डेयरी योजना। सरसों में लाही नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का करे प्रयोग। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। केंद्र सरकार डेयरी योजना के तहत गव्य विकास विभाग के माध्यम से राज्य में डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान देती है। डेयरी उपकरणों के साथ संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण भी पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि अगले फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए जाने जाते हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम शीड का छिड़काव लाभप्रद होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही।
कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि बूस्टर डोज सहित सभी टीके लगवाएं और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। लेकिन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रोरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। आज का जो जानकारी है वो है सरसों खड़ी फसल कर देखभाल। भाई तो जरूरी है कि रोरेमन अगर सरसों कर खेती करा थी तो सरसों कर खड़ी फसल कर देखभाल कैसे कैसे करल जाए, उकर में सिंचाई कर बारे में, कीटनाशक कर बारे में। तो चलू रोरेमन के हम सीधे लेकर चले थे। हमारे जो पिक्चर है, पिक्चर कर माध्यम से रोड के एक जानकारी दिवा थी। सरसों एक तिलहन की प्रमुख फसल है।
सरसों की खेती से किसान बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि सरसों की देखभाल बहुत जरूरी है और खासकर तब जब सरसों की फसल खेत में खड़ी हो जाए। जानकार कहते हैं कि सरसों की सिर्फ फसल बोने से ही किसान निश्चिंत हो जाता है। फसल की बुआई के बाद भी अनेक मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है, जैसे फसल में खरपतवार की समस्या, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसकी फसल पककर तैयार होती है। किसान भाइयों जोहार। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारी रबी मौसम में अभी सरसों की फसल जो है वो लगी हुई है, तो खास करके आप अभी देखेंगे जैसे हमारी सरसों की फसल आपके खेत में है, तो अभी सबसे पहले आप देखें कि आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। तो जो आप खरपतवार हैं इसको आप निकाल दें, और साथ में यह आप कोशिश करें कि अगर जैसे कि कोई अन्य फसल है, अवशेष हैं, जैसे धान की फसल की अवशेष है, तो उसको आप मल्चिंग कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी उसमें खरपतवार आते हैं वो भी कम हो जाएंगे, उसमें नमी भी बढ़ जाएगी, और उसमें क्या है कि आपका उत्पादन पे भी इसका असर पड़ता है। और साथ में जैसे अभी आपके खेत में आप सरसों की फसल आप देख रहे होंगे, तो उसमें अगर जैसे कि दाने बन चुके हैं, फूलें आ चुकी हैं और फलियों में दाने बन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में आपकी जो है नमी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप खेत में अच्छी हल्की जो है वो आप सिंचाई करें, और खासकर जैसे हम सिंचाई की बात करें तो सरसों में कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। अब डिपेंड करता है आपकी मिट्टी किस प्रकार की हो। तो उसमें क्या है कि जैसे कि अभी आपकी सिंचाई अगर फलियां लग रही हो तो उसमें आपका एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। तो इससे क्या होता है कि आपके जो उत्पादन होती है और दाने जो बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। खेत में पौधों का उचित संरक्षण और खरपतवार निकालने के लिए 15 से 20 दिन बाद पौधे का विरलीकरण आवश्यक रूप से करना चाहिए। सरसों की अच्छी फसल के लिए पहली सिंचाई खेत की नमी, फसल की जाति और मृदा प्रकार को देखते हुए 30 से 40 दिन के बीच फूल बनने की अवस्था पर ही करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करना लाभदायक होता है। जहां पानी की कमी हो या खारा पानी हो, वहां सिर्फ एक ही सिंचाई करना अच्छा रहता है। खास करके जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी की जो हमारी फसल रहती है, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी बहुत अच्छी फसलें लहलहा रही होती हैं, उसमें आपकी फूलें भी आ चुकी हैं और इसमें जो है वो दाने भी बन रहे हैं फलियों में। तो उसमें क्या होता है कि आप ये देखें कि इसमें अभी के समय में जो किसान देर से बुआई करते हैं, लेट बुआई करते हैं, तो उसमें क्या होती है कि उसमें लाही जो हमारी कीट होती है लाही, तो उसका असर ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, उसकी अगर अधिक संख्या हो गई तो उससे क्या होता है हमारे फसल जो है बर्बाद भी हो जाते हैं और पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है, मतलब पैदावार किसानों को नुकसान होता है। तो उसके इसमें अगर लाही आप देखेंगे, जो लाही की पहचान होती है, आप देखेंगे उसमें आपके जो पत्ते हैं या फिर उसके जो डंटल हैं, मुलायम डंटल हैं, या फिर उस पर देखेंगे कि हमारे फूल हैं या हमारे उस पर फलियां हैं, तो उस पर क्या होता है ये आती हैं और इस पर उसके रस को चूसती हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे कि इसमें स्प्रे करें आप रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए लाही के, तो उसके लिए क्या होता है जैसे डाइमेथोएट आता है तो उसकी करीब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें, या फिर कॉन्फिडोर भी आता है तो उसकी भी आप आधी ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। तो इससे आप देखेंगे कि इससे आपकी लाही पे नियंत्रण हो जाएगा, और अगर आवश्यकता होती है तो 10 से 12 दिन बाद एक बार पुनः इस पर आप छिड़काव करें। इससे क्या है कि लाही एक प्रमुख इसमें शत्रु कीट है, जिससे कि और खास करके यह भी आप ध्यान दें कि जब उसमें फूलें लग रही होती हैं तो आप इन कीटनाशी दवाओं का प्रयोग ना करें, जैसे कि प्रांगण जो हमारी होती है, जैसे कि सीड सेटिंग होती है, तो उस पर प्रतिकूल असर ना पड़े। यदि समय रहते इन रोगों और कीटों का नियंत्रण कर लिया जाए तो सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। चेम्पा या माहू, आरा मक्खी, चितकबरा कीट, लीफ माइनर, बिहारी, हेरी, कैटरपिलर आदि सरसों के मुख्य नाशी कीट हैं। खास करके आप इसमें बीमारी के भी आप लक्षण देख सकते हैं। तो जैसे इसमें श्वेत कीट टाइप की बीमारी आती है, तो इसमें क्या देखेंगे कि आप जो पत्तों पे या टहनियों पे जो है वो सफ़ेद रंग के फफोले हो जाते हैं, उसका जो चूर्ण जब यह फटता है तो विषाणु टाइप दिखता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप इसमें जो बीजोपचार करें, जैसे आप बीज जब लगा रहे होते हैं धान आपकी इसके सरसों की, तो उसमें क्या होता है कि आप
बीजोपचार जरूर करें। जैसे कार्बनडाइजाइम है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इसको बीजोपचार कर लें तो इसके जो रोग की संभावना कम हो जाती है। और अगर आपकी यह रोग दिख रहे होते हैं तो जैसे मैनकोजेब जो है M45 जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस पर छिड़काव करें, या जैसे ब्लाइटॉक्स भी आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसकी भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इस पर छिड़काव करें। तो इससे क्या है कि आपको इससे नियंत्रण हो जाएगी। या फिर आप देखेंगे इसमें पत्रलांछन भी एक बीमारी होती है, इसमें कि पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो पत्तियां सूखने लगती हैं, तो उसके लिए भी। और साथ में जैसे कि आपका ये हरदा एक बीमारी आती है जो क्रिट कहते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि पत्तों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं और डंठलों पे जो देखेंगे तो उसमें काले रंग के धब्बे बन जाते हैं लंबे से। तो इसके नियंत्रण के लिए भी क्या है, मैनकोजेब जो दवा आती है तो उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करें। कृषि जानकार कहते हैं कि जब सरसों की फसल खड़ी हो जाती है तो सबसे अधिक जरूरी खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवार फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा का काम करते हैं। खरपतवारों को खेत से निकालने और नमी संरक्षण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। किसान भाइयों, खास करके जब आप सरसों की फसल की खेती कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि उचित किस्मों का आप चयन करें। और उसके बाद जैसे कि आप अगर इसमें तोरी को ले रहे हैं तो T9 है या PT 303 है या शिवानी है, इसका इस्तेमाल करें। या जैसे आप राई की कर रहे हैं तो राई में जैसे कि आप इसमें जो है पूसा बोल्ड लें, क्रांति लें, तो ये सब अच्छी किस्में हैं झारखंड के लिए, तो इसकी बुआई करें और सही समय पे बुआई करें। और साथ में खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन और जैसा कि मैंने आपको बताया कीट और व्याधि प्रबंधन, इसको आप अच्छे ढंग से करें और सही समय पर इसको काटें जो हमारी 75% होती है। खास करके जब काटने में ख्याल रखें कि अर्ली सुबह में आप काटें, ताकि दोपहर के बाद काटने से सीड सेटरिंग होती है, बीजें झड़ जाती हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो जाता है उत्पादन में। इस तरह से आप अच्छे ढंग से आप सफलतापूर्वक जो है सरसों की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं झारखंड प्रदेश में। किसान भाई बहन रौरमन सरसों का जो खड़ी फसल है ओकर बारे में जानकारी मिलत। अब दूसर जानकारी है, ये तो किसान भाई बहन मन ले बहुत ही खास है, अहम है, जरूरी है। इससे ले जरूरी है कि है केचुआ खाद बनाने कर विधि और उकर लाभ कर बारे में है न। तो किसान भाई बहन मन अगर जेमन केचुआ खाद अपन से बनात हैं, उकर का विधि है, उकर रख रखाव, उकर तापमान देखे के है, उके कैसे बनाल जाला केचुआ से, उकर में कब कब पानी पटाए के है, उके इतने दिन में तैयार होएला, इकर सब कर जानकारी अगर चाहिए तो चलू रौरमन के हम सीधे लेके चलती हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका ठीना और उनकर से जानकारी दिवा थी। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा शिंदे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केचुआ खाद किस प्रकार से बनाया जाता है और इससे हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों को मेरा जोहार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि केचुआ खाद किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी केचुआ खाद क्या है। केचुआ द्वारा जो भी जैविक पदार्थ है वो अपने पाचन तंत्र में खाते हैं, पाचन तंत्र से गुजर के जो मल स्वरूप में निकालता है उसको हम केचुआ खाद कहते हैं। तो केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि केचुआ। तो हम जो केचुआ यूज़ करते हैं केचुआ खाद के लिए वो जो लोकली पाया जाता है वो ना हो के एक अलग किस्म की प्रजाति होती है, जैसे ईसिनिया फोर्टिडिया और यूरिलस यूजिनिया। ये जो केचुए हैं वो ज़्यादा खाते हैं और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है या केचुआ खाद बनता है वो ज़्यादा पोषक होता है और जल्दी बनता है। तो सबसे हम चलते हैं कि केचुआ खाद कैसे बनाते हैं। केचुआ खाद हम कहीं पे भी बना सकते हैं, जैसे कि आप एक मटके में बना सकते हैं, कोई रिंग में बना सकता है, बाल्टी में भी बना सकते हैं, आपकी घर के पास थोड़ी सी जगह होगी उसमें बना सकते हैं, या फिर एक सीमेंटेड फ्लोर या सीमेंटेड पिट में भी बना सकते हैं। तो मैडम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि अलग अलग चीज़ों में बनाया जाता है, लेकिन हर एक चीज़ में अलग अलग चीज़ों के बारे में आपने जो जिक्र किया है उसके बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सीमेंटेड या फिर आपकी जहाँ पे भी जगह होगी घर के पास छायादार जगह, तो 30 फीट लंबी और उसमें 2.5 फीट गहरी या फिर 3.5 फीट चौड़ाई की जगह चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर जगह को आप है ना नीचे में पॉलीथीन बिछा दीजिए, पॉलीथीन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मिट्टी का एक लेयर डाल दीजिएगा।
उस मिट्टी के लेयर पे आप पॉल या सूखा जो भी कचरा होगा, सूखी पत्तियाँ, इसका 1-2.5 इंच का एक लेयर बनाइए। उसके बाद आपका जो भी आधा सड़ा हुआ जो भी विशिष्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसका एक लेयर बना के गोबर खाद का 2.5 इंच का एक लेयर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा पानी छिड़किएगा और उसमें फिर 50 से 75 केचुए उसमें डाल दीजिएगा। ऐसे ही आप लेयर बाय लेयर, जैसे कि आधा सड़ा हुआ जो भी कंपोस्ट है वो डालते हुए और गोबर खाद का अल्टरनेट लेयर करते हुए उसकी ऊंचाई आप 2.5 से 3 फीट ऊंचाई बना लीजिएगा। फिर उसको आप है ना पॉल से और जूट बैग से ढक के पानी छिड़क के उसका नमी जो है 70% बनाए रखिएगा और उसको ढक दीजिएगा। हर सप्ताह में एक बार उसको हिलाइए, मतलब पलटाइएगा और उसका जो है हमें देखना है कि उसकी नमी हमेशा 70% बनाए रखे, क्योंकि केचुआ को नमी की बहुत ज़रूरत है। अगर पानी कम हो जाएगा तो केचुआ मर सकता है। इसी तरह आप मटके में भी बना सकते हैं। मटके में भी आपको एक तो नीचे से सुराख देना होगा और फिर अल्टरनेट लेयर, जैसे थोड़ा सा मिट्टी डालिएगा, आपका आधा जो भी सड़ा है, जो लेयर जो प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ वो मटके में होगी या रिंग में होगी, प्रोसेस सेम है। आप उसको छोटी जगह में और केचुआ, जैसे मटके के लिए आपको 100 से 200 केचुए डाल देंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट मटके में तैयार हो जाएगा। और जो भी वर्मी कंपोस्ट का जो रेशो होता है पर स्क्वायर मीटर 2000, आप 2000 केचुए पर स्क्वायर मीटर आपको इस हिसाब से डालना है। अगर केचुए की मात्रा कम होगी तो वर्मी कंपोस्ट बनने में समय ज़्यादा लगेगा और उसका जो पोषक तत्व होंगे वो थोड़े से कम होंगे। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में केचुआ और गोबर खाद डालना है। जितना गोबर खाद डालेंगे उतना ही उसका पोषक जो तत्व है वो और बढ़ती जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कब तक तैयार हो जाता है? हाँ, केचुआ खाद का जो तैयार होता है वो 60 दिन में, 60 से 75 दिन में तैयार होता है। सर्दी के मौसम में उसको 3 महीने लगते हैं, बट गर्मी और बरसात में वो 60 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। और जैसे ही तैयार होता है तो आप देखेंगे कि वो जैसे जो चाय पत्ती जैसे दिखने लगता है, दानेदार हो जाता है, काला रंग का हो जाता है, भुरभुरा होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि केचुआ खाद तैयार है। तो आप केचुआ खाद जब तैयार होता है उसका जो है पानी की जो दाना होता है उसका थोड़ा नमी कम कर दीजिएगा। और अगर केचुए निकालने होंगे उसको 2 mm सीप से आप छान के केचुआ और उसका ककून निकाल सकते हैं, या फिर कच्चा गोबर का गोले बनाकर अगर आप पिट में रखेंगे तो जितने भी केचुए हैं जिंदा वो उस गोबर के गोले में आके आप उसको दूसरे पिट में यूज़ कर सकते हैं। और जब तैयार होता है उसको छाया में रखिएगा और फिर बाद में उसका 20 से 25% नमी में ही उसको पैक करना होता है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि केचुआ खाद का अगर लाभ की बात की जाए तो किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाए? केचुआ खाद के कई लाभ होते हैं। आप देखोगे कि केचुआ खाद में जो पोषक तत्व है वो गोबर खाद या कोई भी जैविक खाद है उसकी तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। उस केचुआ खाद में मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर हार्मोन्स होते हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि अपने पौधे की जीव वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। केचुआ मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छे से बढ़ाता है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है। इससे पूरा जो पौधे का विकास है वो अधिक होता है और हमारी उपज भी बढ़ जाती है। तो केचुआ खाद का जो मात्रा है हर पौधे के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अनाज के पौधे हुए तो उसमें 3 से 5 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जी फसल हो जाएगी तो उसमें 5 से 7 टन पर हेक्टर के हिसाब से हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अगर कोई फल पौधे होंगे उनकी उम्र के हिसाब से 3 से 10 केजी पर पौधा फल पौधे में उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गमले में पौधे हैं या जो भी फूल वाले पौधे उसमें 100 ग्राम पर गमला हमें केचुआ खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे हमें अधिक लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, ये तो आपने विभिन्न फसलों के बारे में बताया। अब अगर सावधानी की बात की जाए तो केचुआ खाद डालने में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? केचुआ खाद डालते समय आप देखिए कि केचुआ खाद का भी इस्तेमाल है ना हम
फसल लगने से एक सप्ताह पहले या 15 दिन पहले इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो पोषक तत्व है वो जब फसल लग जाएगी तो उसे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि केचुआ खाद या फिर कोई भी जैविक खाद है वो धीरे धीरे पोषक तत्व अपना रिलीज करता है। तो इसका जो भी डालने की विधि है वो 8 से 15 दिन पहले हमें अपने खेत में डालना चाहिए। देखो किसान भाई बहन, रौरम के हम हर एपिसोड में रौरम कहिला कि इसन कोई जानकारी अगर रौठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुड़ रांची और पिन कोड संख्या है 834001। ढेर चिट्ठी आवेला और में किसान भाई बहन कर शिकायत रहेला कि देखू हम फलना दिन कर कार्यक्रम नहीं देखे पारली से हम का करब। तो भाई घबराए कर बात न खे, परेशानी कर बात न खे, रौरेमन अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाकर देख सकीला और जानकारी के पाई सकीला। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाजत देव मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाजत दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।